बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी है और हिजबुल्लाह ने इसराइल पर इस वक्त 62 रॉकेट्स फायर किए हैं जो सीधा इसराइल की सबसे अहम तरीन जो एयर बेस है, जो ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करती है, जो बहुत ज़्यादा अहम है और इनके पास इस जैसी कोई मिलिट्री बेस नहीं है। ये 62 के 62 रॉकेट जो हैं वो जाकर वहाँ पर लगे हैं और इसराइल में कोई ऐसा इर्द गिर्द इलाका नहीं रह गया कि जहां पर सायरन बजना नहीं शुरू हो गया। और बहुत बड़ी तादाद के अंदर जब ये रॉकेट जाकर फायर किए हैं तो वो मिस हो गए हैं, यानी इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसको रोकने में नाकाम रहा है। यानी वो आयरन डोम हो या कोई और हो, उसको बाईपास करके उसने जाकर इसराइल के मिलिट्री बेसिस के ऊपर हिट किया है बुरी तरह, और वहां पर अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और ये वक्त के साथ पता चलेगा जैसे ही मजीद डिटेल्स रिलीज की जाएंगी कि कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है। इसराइल को अब तक ये पहला असल में समझ लीजिए कि बड़ा हमला था जो हिजबुल्लाह की जानिब से किया गया है, और ये हमला उन्होंने हमास के जो लीडर मारे उसके बाद ये पहला बड़ा हमला उन्होंने किया है। इसके साथ ही अब उन्होंने वो मिसाइल्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं जो तकरीबन 2.5 लाख के करीब उनके पास मिसाइल्स हैं, लेकिन वो मिसाइल्स उन्होंने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं जो मिसाइल असल में उनके पास पड़े हुए थे, और वो काफ़ी हद तक खतरनाक मिसाइल हैं, यानी वो सिस्टम के ऊपर डिटेक्ट होते हुए आपको नज़र नहीं आते। इसके बाद इसराइल ने इस वक्त हर जगह पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है, लोगों को वहाँ से निकालना शुरू कर दिया है, और लाखों के हिसाब से ऑलरेडी उन्होंने बॉर्डर से लोगों को निकाल लिया है। ये सबसे बड़ी इसराइल की नाकामी है कि आप तकरीबन 2-2.5 लाख के करीब जो लोग हैं आपने उनको निकाल दिया है। और हसन नसरुल्लाह ने साथ ही ऐलान कर दिया, उसने कहा है कि अब हमारी तरह से ऐलानी जंग है, यानी आज आप समझ ले हिजबुल्लाह ने ऐलानी जंग कर दिया है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी अजीब बात उन्होंने कही है जो आज से पहले नहीं कही। आपको शायद पता होगा कि 1967 के अंदर इसराइल ने जो इलाके कब्जे में लिए थे, बहुत सारे इलाके, जिसमें बाद में यरूशलेम भी गया, उसमें गोलान हाइट्स भी गई थी, उर्दन का भी गया था, शाम का भी गया था, लिबनान का भी गया। इन्होंने ऐलान किया है कि अब हम वो अपने इलाके लेने के लिए जा रहे हैं और ये लड़ाई अब वहां तक रहेगी। अब ये नहीं है मामला कि यहाँ पर आप रुक जाएं, सारा कुछ है। उन्होंने कहा अब हम अपने वो इलाके वापस लेंगे और ये जंग अब उस पैमाने में जाकर लड़ी जाएगी कि हम अपने इलाके वापस लेंगे, और उसके बगैर हम इस सारी सूरत हाल के अंदर किसी सूरत भी ये मामला नहीं छोड़ने वाले। और ये अजीब बात हुई है कि ये असल में जो इसराइल की मिलिट्री बेस है, यानी ये एयर बेस है, असल में एयरफोर्स की इस्तेमाल होती है। आप एयरफोर्स की क्या ही बात करें, दूसरों को हम क्या बात करें, इसराइल का अपना मीडिया ये लिख रहा है। ये ज़रा देखिए यरूशलेम पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने कहा कि वेयर वर इसराइली एयरफोर्स फाइटर्स जेट्स ऑन अक्टूबर 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ था तो इसराइल के एयरफोर्स किधर चली गई थी। यानी अब देखिए वहां पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि अंदर से बड़ा घपला हुआ है, गेम बड़ी लंबी थी और ये नाकाम भी हुए हैं, अंदर से मिले भी हुए हैं। और सबसे बढ़कर अब उनकी जो एयर इंटेलिजेंस है, ये असल में इन्होंने इस पर हमला क्यों किया है? हमला उन्होंने इसलिए किया है इसके ऊपर कि सबसे ज्यादा इनको मसला इस वक्त ये पैदा हुआ है कि एयरफोर्स ने उनके हमला किया था, आपको पता है, ड्रोन मारा जाकर, और वो सीधा जाकर लगा, और उनको पता था कि हमास के लीडर वहां पर है। तो अब वो कर रहे हैं इनकी कि जहां से वो इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करते हैं और जिस जगह से उनका सारा कम्युनिकेशन सिस्टम है कि वो ड्रोन्स उड़ाते हैं, चीज़ें उड़ाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात, अब जब हिजबुल्लाह से उनकी लड़ाई होनी है तो वो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने फौजें अपनी वहाँ पर भेज देनी है, फलाना करना है। उन्होंने ये काम करना है कि फ़िज़ा से ही हमला करना है। तो वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको असल में अब उन्होंने तबाह करना शुरू कर दिया। ये उनका पहला काम है कि हम इनका कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह करें, हम इनका राब्ते वाला सिस्टम तबाह करें ताकि ये ना आ सके। अब मामलात यहाँ पर नहीं रुके, इसके बाद ये लड़ाई अब बिल्कुल अगली स्टेज पर दाखिल होना शुरू हो गई है। इन्वेस्टर और ये तमाम चीज़ें तो इसराइल से भाग रही हैं, वो तो सबको पता ही है। अब असल में जो इसराइल का यानी ये नॉर्दर्न फ्रंट है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लड़ाई शुरू हो चुकी है। देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर इसराइल को मसला ये पैदा हुआ है कि बज़ाहिर उन्होंने इस जंग को छेड़ना नहीं था। पहले उन्होंने हिजबुल्लाह को कहा था, पैगाम दिया था कि आपने इस जंग को नहीं छेड़ना, और वो हमास से लड़ाई करते रहते। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम यहाँ से जंग हार रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, लड़ाई वहाँ पर बड़ी शदीद हो रही है, इसराइल को वहाँ पर मार पड़ रही है। और अजीब बात यह है
कि अब उनकी मिलिट्री की जानिब से फिगर जारी हो गया है कि इसराइल की जो खास तौर पर मिलिट्री के अंदर फौजी और कमांडोज हैं, बड़ी तादाद के अंदर ऐसे लोग हैं जिनका दिमागी तवाज़ुन ऑलरेडी ख़राब हो चुका है और वो मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं है कि वो किसी भी वक्त जाकर लड़ाई कर सके। आप सोचिए ज़रा कि आज 62 जब मिसाइल दागे गए हैं और मिसाइल दागने के बाद इस वक्त इसराइल की 94 बस्तियां ऐसी हैं कि यहाँ पर सायरन बजे, खौफनाक धमाके हैं, धुएं के बादल उठ रहे हैं, नुकसान उनका जाहिर सी बात है काफ़ी शदीद हुआ है और कई जगहों पर उनके राब्ते आपस में मुनक़ता हो चुके हुए हैं। अब गालिबन उन्होंने काम ये करना शुरू किया कि उन मिसाइलों को मारना शुरू किया है जो इसराइल के सिस्टम के ऊपर डिटेक्ट नहीं हो पा रहे और वो सीधा जाकर उनकी मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमले कर रहे हैं। देखिए, आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया में एक अजीब काम हो रहा है कि मैकडॉनल्ड के जो चीफ हैं उन्होंने एक बड़ी अजीब बात कही है। उन्होंने कहा जी देखिए, हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा हमें नुकसान हो जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों ने जब बाइकआउट किया, उनके साथ गैर मुस्लिम भी शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि उनकी सेल्स इतनी बुरी तरह ड्रॉप हो गई है, इतनी बुरी तरह ड्रॉप हो गई है कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा दुनिया के अंदर जो असल में मैकडॉनल्ड को आप जानते हैं लोग कितना पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें इतना नुकसान इस वक्त हो चुका है कि हमारी सेल्स ड्रॉप हो गई है, लेकिन हम ये क्लियरली बात करना चाह रहे हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमने चूँकि इसराइली फ़ौजियों को सिर्फ मुफ्त खाना दिया था और उसके बाद हमें अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में अब करते करते मामला ये हो चुका है कि चाहे वो स्टारबक्स हो, चाहे वो मैकडॉनल्ड हो या कुछ और हो, एक चीज़ आपको सारी नज़र आएगी पीछे, और वो ये है कि जो हेनरी किसिंजर कहता था कि जंग जितनी लंबी होगी इसराइल को उतना नुकसान होगा। अब आप ये सोचें कि अभी तक तो हिजबुल्लाह ने अपने 2.5 लाख के करीब जो मिसाइल्स हैं वो उन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन उन्होंने अब शायद शुरुआत कर दी और उन्होंने अब सरप्राइज़ देना है। देखिए, ये जो स्ट्रैटेजी तय हुई है, ये जो इन्होंने बंदा मारा, उसके बाद ईरान ने जो इनको गाइडलाइंस दी है, उधर यमन ने दिए, ये सारे के सारे अब आहिस्ता आहिस्ता अब एक तरफ से जिस तरह उन्होंने सरप्राइज दिए, इन्होंने अब सरप्राइज देना है। इन्होंने शुरुआत की है कि पहले उनकी हम एयरफोर्स का जो एयर बेस है उसको हम उड़ाएं, उसके बाद हम बाकी मामला पे आगे जाएं। अब आप ये सोचें ज़रा कि इसराइल के अंदर अब वो डायरेक्टली उनकी कोशिश है कि हम तेल अवीव और दीगर जगहों के ऊपर हमले करें। अभी तक जिन मिसाइलों को रोक कर रखा हुआ था यानी हिजबुल्लाह ने, और वो ईरान के कहने पर अब शायद उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि आप ये मिसाइल दाग दें इसराइल के ऊपर, जो नुकसान होगा जैसे भी होगा। देखिए, वो होना तो है। इसराइल की फोर्सेस ऑलरेडी तैयार थी इस मामले के लिए, उनको पता था कि जब हम मारेंगे तो ये काम होगा, इसीलिए उन्होंने अपनी तमाम एयरफोर्स सारी चीज़ों को इस वक्त हाई अलर्ट करके रखा हुआ है। लेकिन एक बात बड़ी अजीब है कि इसराइल के जो आम लोग हैं, आप सोचे ज़रा वो कितनी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं कि नेतन्याहू ने कुछ इदारे बंद करने का फैसला कर लिया है। वो इदारे वहाँ से बंद करेंगे तो उनका जो बजट है वो कट करके वो फौज को देने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फौज का बजट नहीं है तो लिहाजा वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम है, इमदाद वो अमरीका से ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी मामला काफ़ी ख़राब हो चुके हैं कि उन पर उंगलियाँ उठ रही हैं। तो अब वो इदारे बंद करें। ये तो हो गई वो आम सूरत हाल। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि वो यमन से जितने ज़्यादा कंटेनर्स, ये तमाम चीज़ें, उसका इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसका नुकसान जितना हो रहा है उसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उस नुकसान की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब हो चुकी हुई है। देखिए, आपने एक जगह से तो मैनेज कर ही लिया और शायद हो सकता है कितनी देर तक आप मैनेज करेंगे, लेकिन वो जो आम लोग हैं जो बॉर्डर की साइड से, वो 2.5 लाख के करीब, 2.5-3 लाख के करीब वो लोग हैं जो इजराइल के अपने घर बार छोड़कर चले गए। और वहाँ पर जब जाहिर सी बात है लड़ाई होगी, उनके घर भी तबाह होंगे, चीज़ें भी तबाह होंगी, मिलिट्री बेसिस भी तबाह होंगी, तमाम चीज़ें। अब वो वहाँ से जा रहे हैं, आपने उनका बिजनेस भी ख़त्म हो गया, कुछ ना कुछ तो आपने उनको अकोमोडेट करना है। अब आप कंटिन्यूस फियर के अंदर, खौफ के अंदर जी रहे हैं कि हम वापस जाएंगे। इन्होंने असल में निकाला था फ़लस्तीनियों को और गजा को घर से। अभी भी नेतन्याहू ऐसी बदबख्ती कर रहा है कि वो गुफ्तगू कर रहा है। इनको ये नहीं पता कि इनके साथ अपना मकाफात अमल क्या हो रहा है कि उधर से जब इन्होंने हमले किए तो इनके अपने लोग वहाँ से निकलना शुरू हो गए। ये आज से पहले कभी देखा नहीं गया। देखिए, मसला सबसे बड़ा ये हुआ है कि कल सारी दुनिया ने देखा कि जिस तरह यमन के अंदर लोग निकले हैं, वो असल में एक जेस्चर था कि अब बहुत हो गया तमाशा। अब अगर इजराइल ने पूरी दुनिया को फैसला कर लिया है कि हमने इस जंग के अंदर धकेल कर लेकर जाना है तो फिर बाकी तैयार है। लेकिन उसके साथ एक बात बड़ी अजीब है
कि दुनिया में एक चीज देखी गई है और वो ये है कि मुसलमानों ने इस दफा और गैर मुस्लिमों ने मिलकर जो बड़ी तादाद के अंदर इसराइल के खिलाफ, यानी आप सोच सकते थे कभी कि स्टारबक्स और मैकडोनल्ड्स जो हैं वो उनको अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा। अब असल में एक चीज तय हो गई है, ये इसको समझे इस बात को। इसराइल जबरदस्ती दबाव डाल रहा है बड़ी बड़ी कंपनीज पर कि जी आप हमारे हक में कैंपेन चलाएं। वो चलाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, वो बुरी तरह तबाह हो रहे हैं और के अपने मुल्क में हजारों कंपनी जो है वो तबाह हो रही हैं। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है, जो बाइडन के हवाले से हो या कुछ और, वो अमेरिका पर भी इसी तरह दबाव डाल रहा है कि आओ तुम आकर यमन के खिलाफ लड़ाई करो, मार करो, फलाना करो। आप सोच लें, अभी तक अमेरिका ने उस लेवल पर हमला नहीं किया। रोज वो कह रहे हैं हम आज स्ट्राइक करें, कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये सोचें कि तकरीबन आपके 1.25 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन आप इस सारी सूरत हाल में जिस तरह इसराइल की रिक्वायरमेंट थी वो हो नहीं पाया। और दुनिया में देखिए, जो स्टारबक्स होता है, कंपनी इस तरह के जो लेवल होते हैं, या फिर ये मैकडोनल्ड, इनका बड़ा मार्केट में नाम होता है। इनको देखकर बाकी सारी कंपनीज वो इबरत पकड़ती हैं। अब बताए कल को सबवे कर ले या KFC कर ले या पिज्जा हट कर ले या कोई डोमिनोज कर ले या कोई और कर ले, ये सारे जब उठकर करेंगे तो फिर इनके साथ भी ये हाल होगा। लिहाजा एक चीज तो बड़ी क्लियर हो चुकी है कि बिजनेस इनके बड़े ठप हैं। ये काम अब इजराइल के अंदर हो रहा है। देखिए, जिन्होंने भी डिजाइन की है ये सारी कैंपेन, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इसराइल को इकोनॉमिक वाइज नुकसान है। अब ये जो हिजबुल्लाह की जंग है, देखिए हमास से लड़ाई कर रहा है वो बिल्कुल अलग है। वो गजा के अंदर लड़ाई लड़ी जा रही है, वहां पर ठीक है लोगों को नफ्सियाती बीमारियां हो गई हैं, खौफ है और बहुत सारी चीजें हैं। इनके साथ मामला बड़ा डिफरेंट है। इनका मामला यह है कि हिजबुल्लाह जब हमला करती है तो उसके बाद इसराइल को इकोनॉमिक वाइज नुकसान होता है बहुत ज्यादा, और यमन जब हमला कर रही है तो फिर उसके बाद उनको इकोनॉमिक वाइज। तो आज के दौर के अंदर अगर आपकी मईशत खराब है तो फिर उसका आम आदमी पर असर पड़ता है। तो जब आम आदमी पर असर पड़ता है तो वो कहता है कि भाई इस जंग को आप कंटिन्यू नहीं करोगे, किसी सूरत हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब असल में इसके बाद ये जंग बढ़ती जा रही है। देखिए, हिजबुल्लाह के पास अब वो मिसाइल आ चुके हैं जो ईरान ने इनको डायरेक्टली दिए हैं, जो वो असल में फायर करना चाहता है। अभी याद रखिएगा, ईरान ने बदला लेना है। उन्होंने सुर्ख झंडा लहरा दिया हुआ है ऑलरेडी। उस झंडे को लहराने के बाद उन्होंने हिजबुल्लाह के हाथ मजबूत किए हैं कि भाई आप जाएं और आप इजराइल पर हमला करें। ऑलरेडी उन्होंने, देखिए बदला तो उन्होंने लेना ही लेना है जो इन्होंने हालिया हमला किया था। तो उस हमले के नतीजे में ईरान ने भी लेना है, हिजबुल्लाह ने भी लेना है, यमन ने भी लेना है, फिर उसके बाद हमास ने लेना है, फिर करते करते रशिया इसमें कूद रहा है, और स्टैंड बाय पोजीशन पर इस वक्त चाइना भी खड़ा हुआ है। आप अंदाजा कीजिए कि अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इनकी कॉपी तैयार की हुई है ईरान ने, और ईरान जानते हैं क्या कर रहे हैं, उसको मारने के लिए, ईरान उसको मारने के लिए अपनी एयरफोर्स को तैयार कर रहा है। यानी वो असल में कॉपी उन्होंने इसकी तैयार की है, बिल्कुल हू बहू अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी, और उस कॉपी के ऊपर वो मिसाइल दाग रहे हैं, उसको लेकर आ रहे हैं समुद्रों के अंदर के, ताकि हमारा अमेरिका के साथ जब मुकाबला हो एयरक्राफ्ट कैरियर का तो हम डायरेक्टली उसको हिट कर सकें। ये ईरान ने जो अब नई चाल चली है, किसने उनको सिखाया है, ये कौन इनको बता रहा है? आपको अब ये बात समझ आ जानी चाहिए, जो हकीकत टीवी थ्रू आउट आपको कह रहा है कि असल में लड़ाई के अंदर मेन काम एक है जो चाइना चाहता है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर इनका गिराना चाहता है। आपका अगर एयरक्राफ्ट कैरियर या न्यूक्लियर सबमरीन, ये दो चीजें तबाह हो जाएं तो आपकी नेवी बिल्कुल फारिग है। बाकी तो छोटी मोटी चीजें हैं, वो आप मुकाबला नहीं कर सकते। तो ईरान की तैयारी अब ये हो रही है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर इतने ज्यादा जहाज होते हैं, वहीं से तो आपने उठकर जाना और हमला करना है, उसको वो तबाह करने की प्रैक्टिस करे। उसकी एक कॉपी रेप्लिका बनाया है और फिर उसको मैदान में उतारे हैं और उसको दूर से हमला करे कि हमने किस तरह हमला करना है, कितने डिस्टेंस पर करना है, क्या करना है। ये जो हालिया उन्होंने वीडियो भी जारी की थी, जिसके अंदर आप सबने देखा कि किस तरह इन लोगों ने फिजा से ड्रोन जो था, यानी उसके थ्रू वो नीचे एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो इन्होंने फुटेज भी उसकी बना ली और सारा डाटा उनके पास है, जासूसी भी उन्होंने कर ली। तो इसका अल्टीमेटली इनको बड़ा फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि ये बाद में जब जासूसी, देखिए जासूसी आप एक दफा कर लेते हैं, जिसको कहते हैं इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करना। यही काम इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करके आप करते हैं। अब रेड सी के अंदर इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस मालूमात जो ईरान के पास है, वो आप जानते हैं ना तो अमेरिका के पास है, ना इंडिया के पास, और ना दुनिया की और किसी ताकत के पास। और जब तक आपके इंटेलिजेंस मालूमात ठीक नहीं होती, आप कोई जंग नहीं जीत सकते। आप देख लें इसराइल को, हमास के बारे में उन्होंने जो इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी की थी, क्या हुआ उस जंग का? उन्होंने जीत ली, सवाल ही पैदा नहीं हुआ वो कैसे जीत सकते थे इस जंग को। और आप देख लें उनका टनल्स के हवाले से जो था
कि जी इनकी ये सुरंगें हैं, इनके पास असला इतना है, वो सारा कुछ है, वो सारी चीज़ बेकार की। इंटेलिजेंस मालूमात अगर आपके पास ठीक है तो आपके पास सामान कम भी हो तो आप जंग जी सकते हैं। ये काम ईरान कर रहा है। तो इस सारे मामले के ऊपर चाइना की भी मदद उनको है और रशिया की भी। अब ये लड़ाई जिसको वो रोकना चाह रहे थे, फिलहाल इसकी शुरुआत बड़े पैमाने पर हो चुकी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।